हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अपन कल पढ़ रहे थे एक फर्म का संतुलन। फर्म के संतुलन की जो दो रीतियां हैं उसमें से फर्स्ट रीति है वो अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ी थी। और उससे पहले आपको बताया था कि फर्म का संतुलन होता क्या है, एक फर्म का संतुलन होता क्या है। सो साथ साथ में अगर आप अपनी बुक्स ले आए हो तो जो चैप्टर अपने हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस हैं वो आप निकालते जाओ। क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए और नोट्स वगैरह हैं उनको आप तैयार भी करते जाओ। साथ में क्वेश्चंस को तैयार करते जाओ, टॉपिक तैयार करते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सो कल मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप जो सीरीज़ है वो बना के बताई थी और आपको ये डायग्राम है वो भी एक्सप्लेन किया था। अभी आज अपन थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, रीति के बारे में। है क्या TRT रीति? संतुलन की इस रीति के अंतर्गत एक फर्म अपनी कुल लागत व कुल आगम के आधार पर उत्पादन निर्धारित करती है। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू TR और TC के बेस पर उत्पादन निर्धारित करती है। अब जब TC अधिक होती है किससे? TR से, तब तो फर्म को लॉस होगा, और TR अधिक होगी TC से तब क्या होगी? प्रॉफिट होगा। तो TC के TR से अधिक होने पर फर्म को हानि तथा TR के TC से अधिक होने पर फर्म को लाभ होता है। लाभ की अवस्था में TR व TC के मध्य की अधिकतम दूरी अधिकतम लाभ को व्यक्त करती है। किसको? TR व TC वक्र के, TR व TC वक्र के हैं ये। देखो ये डायग्राम, तो ये TR है सीधी रेखा और ये है टोटल कॉस्ट। याद रखें कि मैंने आपको कल भी बताया था, शायद आज आपने देखा होगा कि जब अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने को लागत और आगम वाले चैप्टर आने ज़रूरी हैं। उन बाज़ारों में, विभिन्न बाज़ारों में जो फर्मों के आगम वक्र कैसे होते हैं वो पता होना ज़रूरी है, और आपको लागतों के बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। आगे अपन सीमांत लागत, औसत लागत का भी यूज करेंगे। AR औसत आगम और सीमांत आगम का भी यूज करेंगे। तो लागत आगम को अच्छे से पढ़ लेना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों रीतियों में से एक न एक रीति अवश्य एग्जाम में आती है। ठीक है। सो ये TR है सीधी रेखा और ये टोटल कॉस्ट कर्व है, दोनों के वक्र हैं। जब टोटल कॉस्ट वाला ऊपर है, TR वाला नीचे है, तब तो लॉस हो रहा है। और यहाँ पर TR ऊपर है, टोटल कॉस्ट क्या है? नीचे है, तब क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। आगे फिर लॉस वाली कंडीशन आ गई क्योंकि TC ऊपर चली गई, TR रह गई नीचे। ठीक है। अब इस प्रॉफिट वाले एरिया में देखो जितनी डिस्टेंस होगी, देखो लाभ की गणना कैसे करते हैं? कुल आय में से कुल लागत को घटाने पर कितना लाभ होगा? जितना कुल आय और कुल लागत में अंतर होगा उतना ही लाभ होगा। तो ये जो इनके बीच की दूरी है ना, TR और TC के बीच की दूरी, वो ये अंतर है, दोनों के बीच का अंतर है, और ये अंतर ही प्रॉफिट होता है। भाई जैसे एक फर्म है, उसने माल बनाकर बेचा, तो बेचने पर फर्म को 20 लाख रुपए की इनकम मिली। कितनी मिली? 20 लाख रुपए की इनकम। और फर्म को माल की जो लागत है वो पड़ी है 15 लाख रुपये। कितनी पड़ी है? 15 लाख रुपये। ओके। देन इनके बीच में जो आय और जो लागत है उनके बीच में अंतर कितना हुआ? इनके बीच में अंतर हुआ 5 लाख रुपए का। इस 5 लाख रुपए की गणना कैसे की अपने? 20 लाख में से 15 लाख रुपए लेस किए। 20 लाख क्या है? कुल आय, और 15 लाख क्या है? कुल लागत। यानी अच्छा, ये जो अंतर है आय और लागत का, यही लाभ है। 5 लाख रुपए यही लाभ है। जितना ज़्यादा अंतर होगा लाभ भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और इस अंतर को प्रकट करती है इनके बीच की ये दूरी। तो जितनी जहाँ पर ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जहाँ पर अब देखो यहाँ पर कम दूरी है
यहाँ पर भी कम दूरी है और बीच में यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा जहाँ दूरी होगी वहीं पर सबसे अधिक लाभ होगा, और जहाँ सबसे अधिक लाभ होगा वहाँ पर फर्म उत्पादन तय कर देगी। ये OQ1 उत्पादन है वो तय करती है। तो क्या है, ये है लाभ की अवस्था में TR व TC वक्र के मध्य की अधिकतम दूरी अधिकतम लाभ को व्यक्त करती है। TR व TC वक्र नोट कर लेना यहाँ पर, वक्र के मध्य की अधिकतम दूरी अधिकतम लाभ को व्यक्त करती है। फर्म यही उत्पादन, मतलब जहाँ पर अधिकतम दूरी होगी वहीं पर उत्पादन निर्धारित करती है। जिस बिंदु पर फर्म की TR व TC बराबर होती हैं, कौन से बिंदु, देखो एक तो ये A बिंदु और एक ये है B बिंदु, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं ना, तो यहाँ पर TR और TC क्या है, बराबर है। उन बिंदुओं को बराबर होती है उसे समविच्छेद या समस्थिति बिंदु कहते हैं, जहाँ फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। याद रखें, सामान्य लाभ वो अवस्था है जहाँ पर फर्म को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आगे डायग्राम दे रखा है, नीचे डायग्राम का डिस्क्राइब कर रखा है कि उपरोक्त रेखा चित्र है वो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को व्यक्त करता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को क्यों व्यक्त करता है, क्योंकि ये सीधी TR है वो सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, और बाजार में TR रेखा सीधी नहीं होती है। अगर और किसी बाजार का बनाना होता है ना अपने को, तो यहाँ पर अपन TR में थोड़ा सा घुमाव कर देते, है ना। बाकी सेम प्रोसेस है सबकी, जिसमें एक फर्म की TR में लगातार समान क्रम से वृद्धि होती है तथा कुल लागत में पहले तो घटते क्रम से और फिर लगातार बढ़ते क्रम से, पहले घटते क्रम से बाद में लगातार बढ़ते क्रम से वृद्धि होती है। प्रारंभ में TC के TR से अधिक होने पर फर्म को हानि होती है। शुरुआत में देखो ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये हानि को दिखा रहा है, ठीक है। बाद में TR के TC से अधिक होने पर, अभी इस बीच वाले एरिया में TR ज़्यादा है TC से, तो ये फर्म की लाभ की अवस्था होती है। TR व TC के मध्य की दूरी RS, कौन सी, R और S, अधिकतम लाभ को व्यक्त करती है, और अंत में TC की तेज गति से बढ़ने के कारण फर्म को पुनः हानि हो सकती है। लास्ट में देखो TC बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए लास्ट वाले एरिया में वापस लॉस हो सकता है। तो इसके अनुसार एक फर्म को OQ1 उत्पादन निर्धारित करना चाहिए। ये जो मैटर है ना, ये डायग्राम वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सो डायग्राम ही जितना ज़्यादा डायग्राम जरूरी है, उसे भी कहीं ज़्यादा ये मैटर ज़्यादा ज़रूरी है। सो उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार एक फर्म को OQ1 उत्पादन निर्धारित करना चाहिए, जहाँ पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये है अपनी TR व TC रीति। अब सेकंड है सीमांत आगम व सीमांत लागत रीति, ठीक है। इसको मैं वापस आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखिए, माना कि आप एक नया कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर सपोज कीजिए आप एक नई स्कूल स्टार्ट कर रहे हो, ये भी एक बिजनेस ही हो गया। तो आप एक नई स्कूल स्टार्ट कर रहे हो जिसका सिस्टम क्या है, ये देखिए क्वांटिटी में, यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब है क्लासेज, MR मार्जिनल रेवेन्यू और MC मार्जिनल कॉस्ट। MR क्या होती है, एक अकेली क्लास की से मिलने वाली आय, तो MC क्या होती है, एक अकेली क्लास पर होने वाला खर्चा, मतलब उसकी लागत, उस क्लास की लागत। तो फर्स्ट क्लास शुरू की, अब चलो इसको भी अपन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही मानते हैं, तो अपन मान के सकते हैं कि हर एक क्लास से 10,000 रुपये की इनकम हो रही है। हर क्लास से कितनी इनकम हो रही है, 10,000 रुपये। मैं 10 नोट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर एक क्लास से 10,000 रुपये की रेवेन्यू मिल रही है। फर्स्ट क्लास पर खर्चा पड़ा 15,000 रुपये, सेकंड पर पड़ा 10,000 रुपये, थर्ड पर पड़ा 6,000 रुपये, फोर्थ पर 4,000 रुपये,
5th पर 8,000 रुपये, 6th पर 10,000 रुपये। मैं यहाँ 7 और नोट कर रहा हूँ, 8 और नोट कर रहा हूँ। 10 ये रेवेन्यू बराबर रहेगी। अगली पर 15,000 रुपये, अगली पर 20,000 रुपये। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर टेबल को देखो आप आराम से। ये 6,000 ये हज़ारों में है, ये जो मैंने सिर्फ ये लिखा है। तो ये 6,000 रुपये लागत है अकेली तीसरी क्लास की, 3 नंबर की क्लास की लागत है। ये 8,000 लागत है अकेली 5वें नंबर की क्लास की, और ये 15,000 लागत है अकेली, क्योंकि सीमांत लागत का मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पर। सीमांत लागत है वो एक अकेली इकाई की लागत होती है। तो ये 10,000 का मतलब है कि 6वीं इकाई, 6वीं क्लास है, 6 नंबर की क्लास अकेली, उसकी लागत है 10,000 रुपये। और सीमांत आगम है अकेली इकाई से मिलने वाली आय, मतलब एक अकेली क्लास से कितनी रेवेन्यू मिल रही है। तो इसमें देखो, जब अपन काम शुरू करते हैं शुरुआत में, तब क्या लागत ज़्यादा आती है प्रति इकाई, एक इकाई की, और इनकम क्या मिलती है, कम मिलती है। परंतु जो जो काम बढ़ाएंगे लागत क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब दूसरी क्लास पर जितनी लागत पड़ी उतनी ही क्या मिली, आय मिली, दोनों बराबर हैं। फिर तीसरी क्लास पर फर्म को प्रॉफिट हुआ कितने का, 4,000 का। चौथी क्लास पर 6,000 का और प्रॉफिट 4, तो ये आ गए प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर देखो कुल वाला था ना, कुल वाला वो तो सब की मिलाकर, जैसे 5 इकाइयों पर कुल की बात करते हैं तो पाँचों की मिलाकर के बात होती है, परंतु सीमांत का मतलब होता है अकेली 5वीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 4,000 रुपये अकेली तीसरी क्लास में बचे हैं, और फिर 6,000 रुपये अकेली चौथी क्लास में, तो 4 तो ये प्लस 6 ये हो गए। और यहाँ पर 5वीं क्लास अगर स्टार्ट करते हैं तो 2,000 रुपये उसमें भी प्लस रहते हैं, अपने फ़ायदा रहता है, तो 2 और हो गए प्लस। 6वीं क्लास स्टार्ट करते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है अपने को, ठीक है, यहाँ पर ये भी शुरू कर सकते हैं। परंतु 7वीं क्लास से स्टार्ट करते हैं तो 7वीं की लागत तो पड़ती है 15,000 रुपये, और इनकम कितनी है, 10,000। फिर 8वीं की लागत 20,000 रुपये, इनकम कितनी है, 10,000। आगे अगर क्लास बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ती जाएगी। तो अब जब लागत बढ़ती जाएगी तो आगे कोई प्रॉफिट की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहाँ रुक जाना चाहिए अपने को, यहाँ रुक जाना चाहिए। कितनी क्लासों पर, 6 क्लासों, 6 क्लासों पर रुक जाना चाहिए, जहाँ पर फर्म की MC बराबर MR, MC बराबर MR। अब अपन बोलेंगे कि MC बराबर MR तो यहाँ पर भी है, परंतु इसके बाद में किसी 2 नंबर क्लास के बाद में MC क्या हो रही है, लगातार घट रही है। तो जब अपन उत्पादन बढ़ाते हैं फैक्ट्री में और माल की प्रत्येक अगली इकाई की लागत कम होती जाए तो अपनी लाभ की उम्मीदें क्या बढ़ती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने को उत्पादन रोकना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर फर्म उत्पादन नहीं रोकती है, परंतु अब ये घटते घटते यहाँ पर इसके बाद में ये बढ़ना स्टार्ट हो गई, और फिर वापस यहाँ पर MC बराबर MR हो गई, और उसके बाद लगातार MC बढ़ रही है। जब MC बढ़ रही है लगातार, तब इस कंडीशन में फर्म को प्रॉफिट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, तो इसके बाद फर्म उत्पादन नहीं करेगी। कितनी इकाइयों के बाद में, 6 इकाइयों के बाद में। तो 6 इकाइयाँ जहाँ पर MC बराबर MR होगी, इसके बेस पर फर्म को उत्पादन निर्धारित किया जाता है फर्म द्वारा। परंतु अब इस उत्पादन पर लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी, ये गणना MC और MR से नहीं होती है, एवरेज कॉस्ट AR और AC और AR, इनके द्वारा ही लाभ और हानि की गणना होगी। फिर इसके बेस पर तय MC बराबर MR के बेस पर तय हुआ कि फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए, ये 6 इकाइयाँ बनानी चाहिए, ये तय हुआ। परंतु लाभ हानि निकालने के लिए AC और AR का मतलब क्या, जैसे अपनी स्कूल है उसमें 12 क्लासेज चल रही हैं। कितनी क्लासेज चल रही हैं, 12 क्लासेज। तो 12 क्लासेज में प्रत्येक क्लास पर एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ रही है ना, और प्रत्येक क्लास से कितनी इनकम मिल रही है, एवरेज। सब दोनों का सबका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद प्रत्येक क्लास का प्रॉफिट पता चल जाएगा। ये स्कूल की बात, क्योंकि अपने लिए तो यही फर्म है, क्योंकि आप कौन सा इंडस्ट्रीज़ में गए हो, कौन सी कंपनीज में गए हो, सो मैं आपको स्कूल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाभ हानि की गणना किससे करेंगे, AC और AR से। अब इससे तो ये तय हुआ कि फर्म को ये उत्पादन करना चाहिए। अगर फर्म इन दोनों की बराबरी के बेस पर उत्पादन करती है
तो फर्म को वहाँ पर सबसे अधिक फ़ायदा होता है, मतलब फर्म के लिए सबसे बेस्ट बिंदु होता है ये जब MC बराबर MR होती है। इसलिए इसको फर्म का साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु कहते हैं। मतलब इससे फर्म संतुलन निर्धारित करती है, और संतुलन का मतलब 6 इकाइयाँ निर्धारित करेगी जहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ हो सकता है। लाभ कितना होगा इसकी गणना करेंगे अपन AR और AC से। अब ये जो लाभ हानि होती है उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। मतलब उत्पादन तो ये तय हो गया। अब इस उत्पादन पर यदि फर्म की एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तब तो इसको अपन बोलेंगे असामान्य लाभ। क्या बोलेंगे? असामान्य लाभ। और यदि दोनों बराबर हैं तो होगा सामान्य लाभ। क्या होगा? सामान्य लाभ। और यदि AR मतलब माल की जो कीमत है वो कम है प्रति इकाई लागत से AC से, तो ये होगी फर्म को हानि। क्यों? क्योंकि बिजनेस में देखो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये बेस्ट बिंदु है, ये वाला बेस्ट बिंदु जहाँ पर MC बराबर MR होती है। बेस्ट बिंदु क्यों है? क्योंकि अगर इस आधार पर फर्म उत्पादन करती है तो यहाँ पर अगर लॉस भी होता है तो फर्म को कम से कम लॉस होगा, और यदि प्रॉफिट होना है तो फर्म को अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। मतलब लॉस सबसे बेस्ट किस लिए हो गया? क्योंकि मार्केट मंदा है तो सबसे कम लॉस यहाँ पर होगा, और अगर मार्केट तेज है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पर होगा। इसलिए सबसे बेस्ट बिंदु है, इसलिए फर्म का संतुलन बिंदु कहते हैं। और लाभ हानि गणना अपन इनसे करते हैं। एवरेज रेवेन्यू, याद रखें एवरेज रेवेन्यू कीमत होती है माल की, मतलब प्रति फ़ोन कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रति फ़ोन की लागत तो एवरेज कॉस्ट हो गई मोबाइल फ़ोन की, और उसकी जो मार्केट में कीमत है वो क्या हो गई? एवरेज रेवेन्यू हो गई। ठीक है, इस बेस पर अपन लाभ हानि की गणना करते हैं। तो अब आ जाइए वापस अपने उसमें MR/MC रीति में। तो सबसे पहले तो इसमें बता रखा है कि MC और MR होती क्या है। MC एक अतिरिक्त इकाई की लागत, माल जो बनाती है ना फर्म, तो उस माल की अतिरिक्त इकाई की लागत, और MR अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय होती है। फर्म के संतुलन की MR व MC रीति अधिक व्यावहारिक है। वो TRTC रीति है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MR एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय होती है तथा MC एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत होती है। जब फर्म की MR MC से अधिक होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा उसमें बीच में से देखा था कि MR क्या थी? ज़्यादा। तो MR MC से अधिक होती है तब उत्पादन में वृद्धि करने पर फर्म के लाभों में भी वृद्धि होती है। तो देखो ये टेबल बना रखी है मैंने, इसमें MR दिखा रखी है, MC दिखा रखी है। ये जो मैंने वो जो अभी आपको बनाकर बताया था वो तो था पूर्ण प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग, और ये जो है बनाकर बताया है ये डायग्राम है, ये है और जो एकाधिकार है या अपूर्ण प्रतियोगिता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता में MR वक्र गिरता हुआ होता है, तो MR वक्र अपने यहाँ पर गिरती हुई बनाई है। जैसे 30, 25, 20, 16, 13, 10, 8, 5 लगातार गिर रही है MR। क्योंकि देखो बाज़ार में MR का पता होना चाहिए आपको। बाज़ार वाले चैप्टरों में अगर रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। MC पहले तो घटती है फिर बढ़ती है। तो इसमें देखो फर्स्ट इकाई पर MR ज़्यादा है, सेकंड पर भी MR ज़्यादा है, थर्ड पर भी MR ज़्यादा है, ये यहाँ पर भी MR, यहाँ पर भी MR, और यहाँ पर MR MC दोनों बराबर होगी। उसके बाद MC ज़्यादा है, इसके बाद क्या होगी? MC ज़्यादा होगी। यहाँ पर फर्म को रुक जाना चाहिए जहाँ पर MR MC की छठी इकाई 6 इकाई होगी। यहाँ पर जहाँ पर फर्म की MC और MR दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो जब MR ज़्यादा है किससे? MC से, तब यदि उत्पादन बढ़ाती है तो लाभ बढ़ेंगे। परंतु जब MC ज़्यादा है MR से, देखो यहाँ पर देखो MC ज़्यादा है MR से, तब उत्पादन बढ़ाने में फर्म को फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? हानि होती है। इसलिए यहाँ पर फर्म उत्पादन नहीं करती है। कहाँ तक कर सकती है? 6 इकाइयों तक, जहाँ पर MC बराबर MR। MR बराबर MC। तो MR के अधिक होने पर फर्म को लाभों में वृद्धि होती है, सो उसे उत्पादन बढ़ाना चाहिए। जब MC बढ़ते हुए
एम आर के समान होती है। अब देखो एम सी यहाँ के बाद में बढ़ना स्टार्ट हो गई और बढ़ते हुए यहाँ पर एम आर के क्या हो गई, बराबर हो गई। वहाँ फर्म की संतुलन अवस्था होती है। कहाँ पर, एम सी जब बढ़ते हुए एम आर के बराबर हो जाती है तो ये फर्म की संतुलन अवस्था होती है। यहाँ एक फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा व एकाधिकारी बाजार में एक फर्म का एम आर वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसलिए एम आर अपने घटा रहे लगातार। तथा सीमांत लागत एम सी पहले तो घटती है, पहले घट रही है, फिर लगातार बढ़ रही है। ये डायग्राम है, आप इसको नोट कीजिएगा। और फिर अब आप देखो यहाँ पर एम सी बराबर एम आर हो गई, इससे डायग्राम में ये उत्पादन तय हो गया। कौन सा, ओ क्यू। डायग्राम देखिए, ओ क्यू उत्पादन मात्रा, इधर है लागत और आगम, ये लागत है और ये क्या है, आगम है नीचे गिरती हुई। अब देखो ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जो यहाँ पर लागू हो रही हैं, वो एक फर्म के संतुलन की शर्तें कहलाएंगी। तो फर्स्ट है, एक फर्म के संतुलन बिंदु पर उसकी सीमांत लागत व सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। मतलब यहाँ बीच में कहीं आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि जहाँ बराबर होगी वहाँ पर फर्म का संतुलन होगा। तो सीमांत लागत व सीमांत आगम क्या होती है, बराबर होती है, पहली बात। दूसरी शर्त, जहाँ संतुलन हो रहा है वहाँ पर एम सी घट रही है या बढ़ रही है। जहाँ संतुलन हो रहा है वहाँ पर एम सी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटेगा। जब ये घटती है तो ऊपर से काटेगा, जब बढ़ती है तब नीचे से काटेगा। तो फर्म के संतुलन बिंदु पर एम सी यानी सीमांत लागत बढ़ती हुई होती है, अर्थात एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है। और लाभ हानि गणना इस उत्पादन ओ क्यू उत्पादन करेगी, और इस पर लाभ हानि की गणना है वो ए आर व ए सी द्वारा होती है। ए आर व ए सी द्वारा होती है, जो मीटर बता रखा है देखिए, ए आर ए सी से ज़्यादा होती है तब तो असामान्य लाभ, ए आर कम होती है ए सी से तब हानि, ए आर और ए सी बराबर होती है तब सामान्य लाभ। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही करवाता हूँ, बाकी मैं आपको कल बताता हूँ।